पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। कोरोना संक्रमण के चलते समूचे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठे। इस दौरान शहरी क्षेत्र के अस्पतालों में आनन फानन में कोरोना के इलाज की व्यवस्था की गई, लेकिन जिले के ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाएं अब भी खस्ता हाल बनी हुई है। बालाघाट न्यूज़ ने संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद जिले के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आरोग्य केंद्रों का जायजा लिया तो हालात बदतर ही नजर आए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र को तो छोड़िए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी वेंटिलेटर, आईसीयू और पर्याप्त डॉक्टरों का इंतजाम नहीं है। अब जब तीसरी लहर की आशंका की जा रही है तो जरूरी है कि ग्रामीण स्तर तक सुविधाएं जल्द दुरुस्त की जाए, ताकि लोगों को समय पर अपने आसपास ही इलाज की बेहतर सुविधा मिल सके। बैहर क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों में बनाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का हाल सबसे बुरा है। यहां पर अस्पताल तो बन गए हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी के चलते आज भी इनके ताले नहीं खुले हैं। लिहाजा कई अस्पतालों के भवन खराब भी होने लगे हैं। कुछ स्वास्थ्य केंद्रों में जरूर इलाज शुरू किया गया है, किंतु यहां पर डॉक्टरों के बजाय एएनएम के भरोसे ही स्वास्थ्य सेवाएं संचालित हो रही है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तीसरी लहर यदि आती है तो इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। कलेक्टर दीपक आर्य की माने तो तीसरी लहर की संभावनाओं से निपटने के लिए तैयारियां प्रारंभ हो गई है। जल्द ही जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्रों को संचालित करने और उनमें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास चल रहा है। तीसरी लहर से पहले ही इन अस्पतालों में बेहतर व्यवस्थाएं बहाल की जाएगी। अब तीसरी लहर में हमको ये समस्या कम से कम ना आए कि ऑक्सीजन बेड की कमी है या कि अन्य प्रकार की कमियां हैं, तो वो कमियों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, जैसा अंदेशा जताया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, तो एक जो हमारे ज़िले के जितने भी बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन जितने भी सरकारी सिस्टम में और प्राइवेट सिस्टम में, सभी की एक बार मीटिंग ली जा चुकी है। उन्होंने जो चीज़ें बताई थी, कुछ चीज़ें उन्होंने जो मशीन बताई थी, मशीनों का प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कुछ दवाइयाँ उन्होंने बताई, दवाइयाँ प्रोक्योर तो अभी नहीं कही है, लेकिन दवाइयों के बारे में ये पता कर लिया कि दवाइयाँ कब कहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये प्रयास चल रहे हैं। पीडियाट्रिक आईसीयू एक बन रहा है अभी जिला अस्पताल में, बच्चों का आईसीयू नहीं है, तो एक नया आईसीयू जो सिर्फ बच्चों के लिए डेडिकेटेड होगा, 15 बेड के, जो बच्चों के अनुसार सुविधाएं उसमें होंगी, वो एक बनाया जा रहा है। और साथ ही जो हमारा वर्तमान आईसीयू उसकी कैपेसिटी बढ़ा करके उसको 30 बेड का, मतलब एक आईसीयू 15 बेड का और बनाया जा रहा है। तो 30 बेड का आईसीयू सामान्य और 15 बेड का एक बच्चों का आईसीयू बनाया जा रहा है। बाकी पीडियाट्रिक वार्ड में भी ऑक्सीजन लाइन्स लगा करके ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। सर, शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों में डेवलपमेंट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो समझ में नहीं आ रहा है, कई स्वास्थ्य केंद्र बंद भी पड़े हैं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और इसीलिए मैंने अब एक सेक्टरल अप्रोच इसमें बनाया है, जिसमें तहसीलदारों को, सीओ जनपद को उनका प्रभारी बनाया है। आज उसकी पहली बैठक रखी हुई है, जिससे कि हम लोग उनकी स्थिति में सुधार कर पाएँ। और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि अपना एएनएम और जो स्टाफ नर्सेज हैं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करवाई जा सके। ठीक, थैंक यू। भले ही इस समय कोरोना वायरस कंट्रोल में आ गया है, पर ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि वायरस की तीसरी लहर जल्द आ सकती है, जिसके चलते हर जगह इससे बचाव की तैयारियां की जा रही है। इसी को लेकर बालाघाट में पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाने और उनके इलाज के लिए बनाए गए 20 बेड के अस्पताल का शुक्रवार को लोकार्पण किया गया। पुलिस महानिरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव और डीआईजी अनुराग शर्मा, कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक सहित डॉक्टरों की उपस्थिति में इस नवीन अस्पताल का लोकार्पण हुआ। इस दौरान अधिकारियों ने अस्पताल में व्याप्त सुविधाओं को देखा और ऑक्सीजन सहित अन्य सुविधाओं की भी जानकारी ली। पुलिस कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर माना जाता है, जिस वजह से उनको संक्रमण का अधिक खतरा बना रहता है।
इसी के चलते पुलिस महानिरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव ने इस अस्पताल को भविष्य के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से जरूरी बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि यहां पर भर्ती मरीजों के उपचार को लेकर निजी क्लिनिकों के साथ ही सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की भी सेवाएं ली जाएगी। बालाघाट पुलिस लाइन में पहली बार एक कोविड के लिए एक हॉस्पिटल स्थापित की गई है। ये पिछले 1 साल पैंडेमिक के दौरान हमारी पुलिसिंग की जो हमारी रणनीति स्ट्रैटेजी है वो किस तरह पुलिसिंग करना है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। कई चीज़ें हम लोग सीखने को मिला है और चूँकि पुलिस फ्रंटलाइन वर्कर्स है, लगातार इस पैंडेमिक में उन्होंने कई कठिनाई फेस किया है। उन्होंने पिछले इस सेकेंड कोविड वेव में जो है हमारे 189 जवान जो है पॉजिटिव हुए थे, उसमें काफ़ी लोग अभी रिकवर हो रहे हैं। उन्हें काफ़ी उनको जो कोविड की वजह से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ है उनको फॉलोअप करने के लिए और आगे भी जो है नए केसेस आएंगे उसको हम बेहतर तरीके से उसको हैंडल करने के लिए 27 बेड का हॉस्पिटल जो है कलेक्टर साहब की दीपक आर्या जी ने उन्होंने काफ़ी हमको सहयोग किया है और हमारे एसपी साहब अभिषेक त्रिवेदी ने उन्होंने एक अच्छा पहल किया है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। आगे के लिए हमारे कम से कम हमारे पुलिस जवान और उनके परिवार लोगों को तुरंत उनको यहाँ सुविधा उपलब्ध करेगी। कलेक्टर ने पुलिस अस्पताल के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि यह पुलिस प्रशासन का बेहतर प्रयास है, जिसका स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जिले के पुलिस कर्मियों को बीमार होने पर बेहतर लाभ मिलेगा। इस दौरान उनके साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, जिला टीकाकरण अधिकारी परेश उपलव और सिविल सर्जन AK जैन भी मौजूद रहे। क्योंकि पुलिस के हमारे कई सारे साथी जो थे वो ड्यूटी करते हुए संक्रमित हुए थे और इलाज के लिए कई बार समस्या आई, तो इससे जैसे जैसे कैपेसिटी अपने को बढ़ानी है जिले की, तो उसमें एक पुलिस ने अपना एक अपना खुद का अस्पताल बनाया है। बड़ा अच्छा प्रयास है ये कुल मिलाकर के ये अपनी ओवरऑल जिले की कैपेसिटी में, अपने ओवरऑल जिले की क्षमता वृद्धि में सहायक। प्रशासन क्या सहयोग करेगा सर इसमें? ये सारा प्रशासन और पुलिस के सहयोग से सारे डॉक्टर्स जो हैं वो विजिट करेंगे। अभी भी डॉक्टर्स विजिट कर रहे हैं। डॉक्टर्स के ही मार्गदर्शन में इसका निर्माण किया गया जिससे कि प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। CMHO और सिविल सर्जन दोनों ही इसको निरंतर देख रहे हैं और आगे भी जब भी आवश्यकता होगी देखते रहेंगे। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की मार से जूझ रहा एक आदिवासी बैगा परिवार शुक्रवार को चंद्रपुर महाराष्ट्र से पैदल चलते हुए बालाघाट पहुंचा। इसकी सूचना मिलते ही प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने उनके भोजन पानी की व्यवस्था कराते हुए उन्हें परिवहन सुविधा के माध्यम से उनके गांव छीतल पानी मलाजखंड पहुंचाया, जिससे इस बैगा परिवार ने राहत महसूस की है। जानकारी के मुताबिक 3 जून को सुबह 11 बजे के आसपास एक बैगा परिवार जिसमें एक वृद्ध, एक महिला, एक पुरुष और 6 छोटे छोटे बच्चे पैदल चलकर बुरी तरह से थके हुए आ रहे थे। बालाघाट से बैहर की ओर जाते समय आंवलाझरी में आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के कार्यालय के सामने जब यह परिवार गुजर रहा था तो मंत्री के निज सहायक डॉक्टर नीलेश ने इस परिवार को रोका और कार्यालय में बुलाकर उनके भोजन की व्यवस्था की। साथ ही आयुष मंत्री से दूरभाष पर चर्चा कराते हुए उनके परिवहन के लिए व्यवस्था बनाई। बैगा परिवार ने बताया कि वे बांस कटाई का कार्य करने महाराष्ट्र के चंद्रपुर गए थे। इस दौरान वे राशन की व्यवस्था खत्म होने के बाद वहां से पैदल चलकर अपने गांव जाने के लिए निकले थे। गोंदिया अर्जुनी के पास ऑटो की मदद से वे जैसे तैसे रजेगांव बॉर्डर पर पहुंचे, जहां से वे पैदल ही बालाघाट के रास्ते मलाजखंड के लिए जा रहे थे। इसी दरमियान उन्हें आंवलाझरी में आयुष मंत्री के कार्यालय से यह मदद मिली है। सितंबर 2020 में हुई कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए झामसिंह धुर्वे के परिवार के पुनर्वास को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में क्षेत्र के आदिवासी विधायक संजय सिंह उइके भी शामिल हुए। जहां सांसद की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में झामसिंह धुर्वे के पुत्र नरेंद्र धुर्वे को वन विभाग में नौकरी दिए जाने पर विचार किया गया। इसके अनुसार गृह विभाग के आदेशानुसार पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
बैठक के उपरांत बालाघाट न्यूज़ ने क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके से उपरोक्त विषयों के अलावा लॉकडाउन और संक्रमण के बीच आदिवासियों की बदली हुई दिनचर्या को लेकर विस्तृत चर्चा की। आइए देखते हैं विधायक संजय सिंह उइके का यह संक्षिप्त साक्षात्कार। आज की जो बैठक रखी गई थी वो एक समिति है जो नक्सल प्रभावित व्यक्ति रहते हैं, जो पुलिस को नक्सली मूवमेंट में सहयोग करते हैं या नक्सलियों के द्वारा कोई आम आदमी मारा जाता है या गंभीर रूप से चोट पहुंचाई जाती है या किसी दुर्घटना में नक्सली मूवमेंट की किसी दुर्घटना में उसको ग्रसित हो जाता है, तो ऐसी व्यक्तियों को लाभ, जो शासन की योजना है उसका लाभ पहुंचाने के लिए समिति बनाई गई है और आज उसी समिति की बैठक थी। तो आज की समिति की बैठक में केवल जो पिछले सितंबर 2020 में जो झाम सिंह धुर्वे मेरी बैहर विधानसभा क्षेत्र में गढ़ी क्षेत्रों में जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए आज की बैठक आहूत की गई थी। चूँकि उसके परिवार ने अभी तक का ये प्रावधान रहा है कि पुलिस विभाग में ही मृतक के परिवार को नियुक्ति दी जाती थी, लेकिन मृतक के परिवार ने कहा कि मैं पुलिस की नौकरी नहीं दूसरे विभाग में जाना चाहता हूं। तो उसने आवेदन किया, तो उसी तारतम्य में आज कमेटी की बैठक थी और कमेटी में ये तय हुआ कि उसको वन विभाग में नियुक्ति दी जाएगी। आप क्षेत्र के लगातार दौरे कर रहे इस समय क्या स्थिति है लॉकडाउन के बाद और कोरोना संक्रमण काल के बाद, खासतौर से रिपोर्टिंग आ रही थी आपकी कि आप लगातार लोगों के बीच जा रहे, क्या समस्याएं निकल कर आ रही, बेसिक और उन समस्याओं के निदान के लिए क्या कुछ प्रयास आपके हो? देखिए, अभी लॉकडाउन पीरियड में, लॉकडाउन के बाद जो समय रहता है हमारा, मार्च के बाद होली के बाद, होली के पहले बहुत सारे लोग काम की तलाश में तेलंगाना चले जाते हैं, कुछ लोग आंध्रा चले जाते हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र चले जाते हैं, कुछ लोग छत्तीसगढ़ चले जाते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों में हमारे यहाँ के भी प्रवासी मजदूर जाते रहे हैं और जब वापस आए तो ऐसे ही कल मैं एक बैगा गांव है चुचरुंगपुर गुदमा पंचायत का, बैगा बस्ती में वहाँ गया था लोगों से मिलने के लिए, जनसंपर्क करने। वहाँ कुछ समस्याएं थी और वैक्सीनेशन के लिए उनको जागरूकता, उनको वैक्सीनेशन के लिए करने। तो वहाँ जाने के बाद जानकारी लगी कि वहाँ के जो बैगा हैं मिर्ची तोड़ने तेलंगाना राज्य जाते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन के पहले वो होली के समय आए थे तो कोविड के चक्कर में वो नहीं जा पाए। वो उनको आर्थिक रूप से बहुत तंगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोज़गार गारंटी में काम तो मिलता है, लेकिन ग्रामीण लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, तो उनकी ये मांग रही कि हमको पैसा लेट मिलता है और हम बाहर जाते हैं काम करने तो हमको रेट भी अच्छा मिलता है और तत्काल पैसा मिलता है, इसलिए बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं। तो मेरा प्रयास रहा कि उनको हम गांव में ही कैसे काम पे लगा सकते हैं। तो उनसे मैंने चर्चा किया तो उन्होंने कुछ मांगे की हैं कि अगर हमको सिंचाई का साधन उपलब्ध होता है, बिजली और सिंचाई का पंप अगर हमको देते हैं तो हम यहीं खेतीबाड़ी करके यहाँ रुक सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह समस्याएं। फिर कुछ जगह कुछ हमारे सहायता समूह हैं जो लोगों को आजीविका के रूप में CSR के फंड कहीं से लाकर लोगों को आजीविका के संबंध में काम करते हैं, तो उनके भी निरीक्षण करने में गया हुआ था। और इस दौरान मैंने जो सबसे ज़्यादा पाया अभी कोविड के दौरान कि लोगों में वैक्सीन के प्रति बहुत नकारात्मकता है और उसको सकारात्मक बनाने का प्रयास, वैक्सीनेशन लोगों को करने के लिए मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कोई स्पेशल प्रपोजल रखेंगे आप राज्य शासन या केंद्र जी हाँ, शासन के सामने? 2 बार हो गया बजट हमारा। इलाका है और खास करके दक्षिण बैहर जिसकी बात हमेशा आती है, वहाँ की कई तस्वीरें ऐसी जहन में आती है जो हमें अक्सर देखने मिलती है। देखिए, ये जो पंचवर्षीय मेरा कार्यकाल रहा है, जब कांग्रेस की सरकार बनी इस पंचवर्षीय योजना में और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने, माननीय कमलनाथ जी मंत्री ने हम सारे विधायकों को कहा था कि आप अपनी अपनी विधानसभा के विभागवार 5 सालों में का पूरा प्रोजेक्ट आप बना के सबमिट करें कि किस किस विभाग में प्राथमिकता में, पहले वर्ष प्राथमिकता में कौन से काम चाहते हैं, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, 5वें वर्ष, विभागवार उन्होंने हमको प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा था और हम उस रोज प्रयासरत भी थे। लेकिन दुर्भाग्य से आप सबने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराई और वो सरकार बना बैठे। अभी हमारे द्वारा उसके बाद से लॉकडाउन आया है और हमारे द्वारा पिछले लॉकडाउन में भी बैहर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ बड़ा कोई उद्योग व्यापार नहीं आ सकता। तो मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा ये है कि रोड, सड़क, बिजली, पानी तो हम करते ही आ रहे हैं और करेंगे भी अधोसंरचना के कार्य, लेकिन आजीविका
सबसे मुख्य जो हमारा ध्यान रहा है आजीविका, चाहे हम हार्टिकल्चर हो, हार्टिकल्चर के माध्यम से हो, एग्रीकल्चर के माध्यम से हो, मछली पालन के माध्यम से हो, पशुपालन के माध्यम से हो, किसी भी तरह से उनको रोज़गार उपलब्ध कराएं। और साथ ही साथ जो हमारे बैगा भाई हैं, बैगा बहुल ग्राम हैं और साउथ बैहर के ऐसे गांव, आदिवासी गांव हैं जहां स्कूल तो हैं लेकिन टीचर की उपलब्धता और ड्रॉप आउट बच्चे ज़्यादा रहते हैं। तो हमारे प्रयास रहा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ करें, उस ओर भी हमारा ध्यान रहा है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी। तो हम एक प्लान बना के चल रहे थे और निश्चित तौर पे ये बजट भी बहुत कम समय